Question says an analog signal x of t whose PDF is as shown below is fed to a 4-level quantizer. The signal is quantized with different step size for different range of x as depicted in the table below. The signal to quantization noise ratio is. Alright, ये डिजिटल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, टॉपिक क्वांटाइजेशन. इस टाइप के क्वेश्चन गेट पे काफी बार आ चुके हैं. ये एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है और मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा इसको तो उसको करेक्टली बना भी लिया होगा. लेकिन दुख की बात यह है कि बच्चे ऐसे टाइप के क्वेश्चन के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते या फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना खास नहीं रहता ऐसे टाइप के क्वेश्चन में. तो आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो बड़े ही आसानी से बन जाएंगे. लेकिन पॉइंट क्या है कि यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि गेट पे पहले भी आ चुके हैं तो क्या करेंगे, वो स्टेप्स फॉलो करेंगे. ये फॉर्मूला है, ये स्टेप है, ऐसे ऐसे फॉलो करो. ऐसा करोगे तो आप फंस जाओगे. क्यों? क्योंकि गेट पे तो नया सिचुएशन आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट मारेंगे ही तो आप नहीं बना पाओगे. ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चीजों को एकदम स्क्रैच से डेवलप कर पा रहे हो कि नहीं. ठीक है, क्योंकि नया सिचुएशन आया तो एकदम स्क्रैच से डेवलप करना आना पड़ेगा. तो ठीक है, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे. चलो क्वेश्चन की बात करें. अगर क्वेश्चन में बोला है 4 लेवल क्वांटाइजर, ठीक है, और सिग्नल का पीडीएफ दे रखा है और यहाँ पे अलग अलग रेंज में अलग अलग स्टेप साइज दे रखा है. ठीक है, ये -1 से -1/2 स्टेप साइज है 15 मिली वोल्ट. इधर -1/2 से 0 25, 0 से हाफ 35, हाफ से 1 45. ठीक है, तो अलग अलग स्टेप साइज दे रखा है और आपको पूछा है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या है. यूजुअली सिग्नल टू नॉइज रेशियो का बच्चे फॉर्मूला याद रख लेते हैं लेकिन उसको यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे चार आपको स्टेप साइज है. तो आपको फॉर्मूला अगर याद है तो एक ही डेल्टा दिखेगा उस पे, है ना, तो कौन सा पुट करोगे. ठीक है, तो डेवलप करते हैं चीजों को. पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं तो किस तरह हमको अप्रोच करना है. ऑलराइट, सबसे पहले क्वेश्चन का जो पीडीएफ गिवन है मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ. ये रहा, ये जिस सिग्नल को क्वांटाइज किया गया है उस सिग्नल का पीडीएफ है. ठीक है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ. ये x, ये 1 है, ये -1 और इसके बीच पे ये -1/2, ये 0 और ये हाफ. करेक्ट है. और बोला है कि यहाँ पे, चलो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपका डेल्टा 15 मिली वोल्ट है. यहाँ पे आपका डेल्टा, तो इसको मैं डेल्टा 1 बोल दूंगा. ये डेल्टा 2 आपका 25 मिली वोल्ट. यहाँ पे इसको हम लोग डेल्टा 3 बोल देते हैं. तो डेल्टा 3 इक्वल्स कितना है 35 मिली वोल्ट और लास्ट वाले पे 45. तो यहाँ पे आपका डेल्टा 4 बोल देंगे तो ये 45 मिली वोल्ट. ठीक है, सो यूजुअली हम लोग जब स्टडी करते हैं इस टॉपिक को, क्वांटाइजेशन टॉपिक को, तो यूजुअली हम लोग यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन. तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन नहीं है. ये ब्लॉक वाइज यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है ना. ब्लॉक वाइज क्यों बोला मैंने? इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे, 4 ब्लॉक की तरह बोल सकते हो आप. तो ब्लॉक वाइज यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, ब्लॉक वाइज मैंने खुद से ऐड किया है. ये ब्लॉक वाइज यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन बोल के आपको कहीं टॉपिक नहीं मिलेगा किसी बुक पे. ठीक है, तो ब्लॉक वाइज तो मैंने ऐड कर लिया अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए. ठीक है, नाउ पूछा क्या है उसकी बात अगर करें तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो SNR Q कैसे निकालते हैं? सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर. ठीक है, तो यहाँ पे SI कैसे निकल जाएगा? सिग्नल का पीडीएफ दे रखा है तो SI तो बड़े आराम से निकल जाएगा. कैसे? एक्सपेक्टेशन स्क्वायर. ये करेक्ट, इससे हम लोग तो निकाल ही लेंगे. SI तो निकाल लेंगे. NQ की बात करते हैं. NQ का बेसिक फॉर्मूला होता है डेल्टा स्क्वायर्ड बाय 12. ठीक है, ये कहां से आता है आज हम बात करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को ये तो याद तो रहता है लेकिन बड़े कंफर्टेबल नहीं रहते ये आया कहां से, वो समझना भी जरूरी है. जैसे इस क्वेश्चन की बात कर दूं अगर, तो यहाँ पे 4 डेल्टा है, किसको पुट करोगे सबसे पहली बात. लेकिन मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला आया ही कहां से, डेल्टा स्क्वायर बाय 12 कहां से आता है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप कर ले. उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है. ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन थोड़ा हटते हैं और ये NQ क्या है?
क्वांटाइजेशन नॉइज, ठीक है, क्वांटाइजेशन नॉइज को डेवलप करते हैं। नाउ मान लो आपके पास ऐसा कोई सिग्नल है, ठीक है, जनरल सा ले लिया मैंने, और इसका ये लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम। मान लो ये मिनिमम 0 वोल्ट और ये मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट, ठीक है। तो इसको मैं इक्वली डिवाइड कर लेता हूँ, जिसको हम लोग डिसीजन बाउंड्री बोलते हैं, करेक्ट है। चलो ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट ओवर 5 वोल्ट, ठीक है। ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड ये 5 वोल्ट। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा इधर। तो ये जो ग्रीन कलर है वो हम लोग के डिसीजन बाउंड्रीज होते हैं, और उसके बीच में, एग्जैक्ट बीच में हम लोग क्या ले लेते हैं, हम लोग के क्वांटाइजेशन लेवल्स एग्जैक्ट बीच में है, ध्यान देना, एग्जैक्ट बीच में ही लेते हैं, ठीक है। और ये एग्जैक्ट बीच में बनाया, येलो कलर में एग्जैक्ट बीच में, जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन लेवल बोलते हैं। येलो कलर में क्वांटाइजेशन लेवल है, ग्रीन कलर में डिसीजन बाउंड्रीज है। और सिंस हमको पता है ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस इक्वल है, सब 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट है, तो उसको हम लोग डेल्टा बोल देंगे, इसको भी डेल्टा बोल देंगे। और जैसे हमने बताया कि एकदम बीच में है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी डेल्टा है बाय 2 है, तो उसका आधा भी डेल्टा बाय 2 है। उसका मतलब ये साफ साफ है कि दो येलो कलर लाइन जो है उनके बीच का डिस्टेंस भी डेल्टा ही होगा, करेक्ट है, जो 1 वोल्ट है, क्योंकि वो हाफ हाफ डेल्टा बाय 2 है, तो कंबाइन करके दोनों के बीच का डेल्टा ही होगा। जैसे इसको डेल्टा बोला तो वो भी डेल्टा ही होगा, ठीक है, ओके। और क्वांटाइजेशन, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लिख लेता हूं मैं, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं, एक मिड राइज, एक मिड ट्रेड। तो चलो अभी मैं डिस्कशन पर्पस के लिए मैं अभी ओनली मिड राइज ले लेता हूं, मिड राइज। तो मिड राइज में कैसे करते हैं, चलो मैं ग्रीन कलर यूज करूंगा, नहीं येलो कलर यूज करता हूं, ब्राइट येलो। तो मिड राइज में आपका मिड लेवल ले लेते हैं इस तरह, ठीक है। अब कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक ये नेक्स्ट वाले इस ग्रीन कलर को स्विच ना कर जाए, उसके बाद ये, करेक्ट है। और इस तरह आपका बनते रहेगा, ये हुआ और कंटिन्यू, ठीक है। तो इन लेवल्स पे मैं इनको मार्क कर लेता हूँ, ये इन लेवल्स पे रहेगा, ये वैल्यूज हैं, और येलो कलर्स जंप दिखा रहे हैं, ठीक है, येलो कलर्स जंप दिखा रहे हैं। तो ये वैल्यूज है जिस लेवल पे आपका क्वांटाइज्ड वैल्यू मिलेगा, करेक्ट है। और चलो ठीक है, और क्वांटाइज्ड वैल्यूज की बात करें तो जैसे ये बीच में है, तो इनको मैं अगर यहाँ लिख ही लूँ तो ये हाफ होगा, नहीं ये 1/2, ये 2/2 1, ये 3/2, ये 4/2, ये 5/2, 6/2, ये है 3, 7/2, ये 8/2, मतलब ये 9/2, सब वोल्ट्स में, ठीक है। और चलो नाउ अब हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे क्वांटाइजेशन कर रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो एरर तो होगा। चलो अब एरर की बात करते हैं। एरर, एरर कैसे मिलता है, हमेशा याद रखना, एरर जिसको मान लो Q से रिप्रेजेंट कर लूं मैं, ओरिजिनल जो X, जिसको मैं X से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और क्वांटाइज वैल्यू, दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको एरर देगा, ठीक है। ओरिजिनल माइनस आपका जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कहाँ हो रहा है, क्वांटाइजेशन पे, तो उसको मैंने XQ बोल दिया। अब मैं अगर चाहता हूं कि मैक्सिमम एरर की बात किया जाए, मैक्सिमम एरर मतलब Qmax कहाँ आएगा, आप थोड़ा सा देखो अगर तो समझ आ जाएगा कि जहां पे ये क्रॉसिंग है, मतलब जहां पे वो जंप हो रहा है, वहां पे ही आपका लेवल चेंज हो रहा है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बना दिया ना, एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कहाँ गया। सो ये इस तरह होगा ना, जहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है वहां पे आएगा, सॉरी। चलो अगर ओके ठीक है ना, ये हो गया लेवल। हाँ, तो मैं बोला था कि मैक्सिमम एरर कब आएगा, जब क्रॉस हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैक्सिमम एरर आएगा। चलो ठीक है, वैल्यूज पुट करें अगर, सो उस पॉइंट पे जहां मैक्सिमम एरर, मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कितना है, 3 वोल्ट है, तो 3 लिख लिया। एक्स क्यू मतलब जो क्वांटाइज लेवल है उसका क्या वैल्यू है,
या तो 7/2 होगा या फिर 5/2 होगा। ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे, या तो 7/2 होगा या फिर 5/2 होगा, तो 3 - 5/2। अब सवाल बच्चों का ये रहता है कि 7/2 कि 5/2, ये डिपेंड करेगा डिजाइनर पे कि उसने 5/2 लिया कि 7/2 लिया। ठीक है, अगर आप डिजाइन करोगे तो ये आपके ऊपर है कि आप 7/2 ले रहे हो कि 5/2। ठीक है, इस पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एरर निकाल ही लेते हैं मैक्सिमम। तो कितना होगा ये, -12 या फिर ये 3 - 2, ये होगा +12। और इसको मैं, सिंस हम लोग का डेल्टा इज इक्वल टू 1 था, तो ऊपर में 1 है, उसको मैं डेल्टा लिख लूं क्या? जरूर। तो ये -Δ/2 या फिर +Δ/2। आप, मैंने जैसे 3 वोल्ट वाला बेल देखा, आप कहीं भी देखो, या फिर चलो ये क्रॉसिंग पॉइंट पे ही नहीं, कहीं और भी देख लो, एरर तो आएगा, लेकिन ये मैक्सिमम एरर की बात हो रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एरर है। आप किसी बीच पे ले लो, मान लो जैसे 3 वोल्ट पे नहीं, 3 वोल्ट के जस्ट नीचे, ये 3 एंड 2 वोल्ट के जस्ट नीचे मान लो 2.5 पे। ठीक है, 2.5 पे अगर हम चेक करें, एरर की बात करें 2.5 पे, जब सिग्नल 2.5 है तो वैल्यू भी 2.5 ही है, तो -2.5 मतलब एरर एग्जैक्टली 0 आ रहा है। कहाँ पे? ये वाला लेवल पे, इस लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप दिख रहा है आपको सही से। यहाँ पे एरर तो 0 आ गया। उसके जस्ट नीचे की बात कर दूं, मतलब 2.4 पे बात कर दूं, सिग्नल वैल्यू 2.4, 2.5 से जस्ट नीचे, और उस वक्त क्वांटाइजेशन कितने लेवल पे हो रहा है? 2.5 पे हो रहा है, तो -2.5 जो आ गया -0.1, करेक्ट। उसके जस्ट ऊपर की बात कर दूं, मतलब सिग्नल जब 2.6 वोल्ट है और उस वक्त क्वांटाइज लेवल क्या है? 2.5, तो -2.5 क्या आ गया? +0.1। या फिर कोई और रैंडम सा वैल्यू ले लो, जैसे आप 2 हटा देते हैं, 4.9 बोल दो। 4.9 कहीं यहाँ होगा। उस वक्त क्वांटाइज लेवल क्या है? 9/2, तो 4.9 - 9/2 मतलब 4.5 है, तो माइनस करो, कुछ भी आया, 0.4 आया। लेकिन सारे वैल्यू पे चेक करो आप, सबसे बड़ा क्या है? 0.5 है कि नहीं? 0.4 सबसे, 0.5 जब सबसे बड़ा है, इसीलिए उसको मैक्सिमम वैल्यू दिखता है। कहाँ मिलता है? जहां पे क्रॉसिंग हो रहा है। ठीक है, किसको क्रॉस कर रहा है? ग्रीन कलर, क्या है वो? डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, जब भी सिग्नल डिसीजन बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, उस वक्त हम लोग का मैक्सिमम एरर आ रहा है। करेक्ट है? ओके, नाउ ध्यान रखना, ये मिड राइज चल रहा है। मिड ट्रेड का सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। चलो, मिड ट्रेड बात नहीं करूंगा मैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया। उसका मतलब अगर मैं एरर रेंज की बात कर दूं, तो वो बिलोंग करेगा, चलो इसको इंक्लूडिंग क्लोज इंटरवल लगा दिया मैंने, ये करेक्ट है। तो इस रेंज पे अब थोड़ा सा पे अटेंशन करके सुनना। अगर मैं ये बोलूं कि एरर सबसे बड़ा, ज्यादा से ज्यादा Δ/2 है, कम से कम भी बोल सकता -Δ/2 बोलने के लिए, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल ही है। तो चलो ठीक है, तो उसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लूं, ये -Δ/2 और इधर Δ/2, तो चलो, तो ये तो मैक्सिमम हो गया। उसका मतलब एरर तो बीच में कहीं भी हो सकता है। ऐसा जरूरी है क्या हमेशा मैक्सिमम ही होगा? नहीं, कहीं भी होगा, राइट। मान लो यहाँ हो जाएगा, मान लो इधर एरर E1 है, या तो यहाँ हो जाएगा एरर E2 है, या फिर यहाँ हो जाएगा फॉर एग्जांपल E3 है। कहीं भी हो सकता है, राइट। मैक्सिमम में भी हो सकता है, डेफिनेटली कहीं भी हो सकता है। अब अगर हम इसके होने के संभावना की बात करें कि क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि एरर E1 हो जाए, क्या संभावना है कि एरर E2 हो जाए, इस तरह, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एरर E1 हो जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एरर E2 हो जाए, या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एरर Δ/2 हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, और तो इस बात को हमको समझना है। अब यूजुअली डेल्टा स्मॉल होता है। मैंने क्या बोला? यूजुअली डेल्टा स्मॉल होता है। यूजुअली का मतलब क्या है कि कुछ बोला नहीं है अगर क्वेश्चन में, तो आपको डेल्टा स्मॉल ही मानना है। ठीक है, और तो बाय डिफॉल्ट आपको इसको स्मॉल लेना है, क्योंकि वो यूजुअली स्मॉल ही होता है। ओके, चलो, तो डेल्टा स्मॉल होता है, तो इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा स्मॉल बना देता हूं।
ठीक है, अगर मैं स्मॉल बनाऊं क्योंकि डेल्टा स्मॉल है, ये लेंथ डेल्टा ही ना, सो ये माइनस डेल्टा बाय 2, ये प्लस डेल्टा बाय 2। अब आपका जो E1 E2 E3 एरर है यहां कहीं होगा बड़े पास पास पास। सो ये बड़े ही पास है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं कि जो संभावना E1 के होने का है उतना ही आसपास बड़ा ही पास E2 का भी है, E3 का भी है, डेल्टा बाय 2 का भी है। मतलब बड़े आसानी से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एरर माइनस डेल्टा बाय 2 और डेल्टा बाय 2 के बीच कहीं भी हो जाए इक्विपोरेबल है। ऐसा हम लोग बड़े कंफर्टेबली बोल सकते हैं, कब? जब डेल्टा स्मॉल है, जो होता भी है। ठीक है, तो इस बात को काफी बच्चे समझते नहीं है। वो बोलते हैं कि इसको यूनिफॉर्म जो जिनको सही से आता है चीजें, जिनने पढ़ाई की है, तो उनको कंफ्यूजन रहता है इस पार्ट पे कि इसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों चले जाते हैं। ठीक, इस वजह से चले जाते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग समझा कि प्रोबेबिलिटी की एरर E1 हो जाए या फिर प्रोबेबिलिटी की एरर E2 हो जाए ऑल द वे की प्रोबेबिलिटी डेल्टा बाय 2 हो जाए, सारे हम लोग ऑलमोस्ट ऑल इक्वल मान सकते हैं। इक्वल मान सकते हैं उसका मतलब क्या है? इसका ही मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? इसका मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो लिख देता मैं, प्रोबेबिलिटी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात आई तो चलो हम लोग इधर इसका पीडीएफ अगर ड्रॉ कर ले तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कैसा होता है? यहाँ पे अगर ये माइनस ए है, यहाँ पे अगर ये प्लस है, चलो हम लोग का एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस डेल्टा बाय 2। ये क्या है? मेरा एरर का एक्सिस है, तो हम मिनिमम माइनस डेल्टा बाय 2 बोला, मैक्सिमम प्लस डेल्टा बाय 2 बोला। ठीक है, पीडीएफ ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं इस तरह लिख लेता हूं। ओके, ऑलराइट। नाउ यूनिफॉर्म है मतलब यहां से यहां जितना भी प्रोबेबिलिटी है सब कुछ सेम, करेक्ट है। अब मतलब ये डेल्टा बाय 2। अब हमको सबको पता है कि एरिया अंडर पीडीएफ इज 1, तो उस हिसाब से क्या होगा ये? ऑफ कोर्स ये 1 बाय डेल्टा होना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्टेंस तो डेल्टा है ना, तो एरिया तब आके 1 बाय डेल्टा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या है ये रिजल्ट? यहां में जो बोल रहे थे हम लोग, प्रोबेबिलिटी एरर कहीं बीच में E1 हो जाए, कितना है प्रोबेबिलिटी? वो 1 बाय डेल्टा। ठीक है, ये सारा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 बाय डेल्टा। प्रोबेबिलिटी कहीं भी बीच में कहीं भी माइनस डेल्टा बाय 2 पे भी, प्लस डेल्टा बाय 2 पे भी, और उन दोनों के बीच कहीं भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना है? 1 बाय डेल्टा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रख लेना। ठीक है, और चलो सिंपल है, याद रखना 1 बाय डेल्टा, याद तो रहता ही है, चलो लेकिन अंडरस्टैंड की बात कर रहा हूं कि इसको समझ लो। ओके चलो, तो ये होगी कहानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की। अब हमको चाहिए, नहीं इसका पावर बताओ, क्या ये नॉइज एरर है? नॉइज भी बोल सकता हूं मैं, क्वांटाइजेशन नॉइज बोल देंगे इसी को, है ना, इसी एरर को क्वांटाइजेशन नॉइज बोलते हैं। तो ये क्वांटाइजेशन नॉइज, क्वांटाइजेशन एरर बोलो या फिर क्वांटाइजेशन नॉइज बोल दो, ठीक है, एरर को हम लोग नॉइज बोल देते हैं। और इसका मुझे पावर चाहिए, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर, जिसको हम लोग NQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे मिलेगा सर? इसी का एक्सपेक्टेशन, Q है तो Q स्क्वायर, करेक्ट है। सो इसको कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन से, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी किसका? Q स्क्वायर FQ ऑफ Q DQ, करेक्ट। अब पूरे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक तो कुछ है नहीं, माइनस डेल्टा बाय 2 से प्लस डेल्टा बाय 2 है, और 0 से डेल्टा बाय 2 जैसा है तो उस तरफ भी वैसा ही है। मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहां से 0 से डेल्टा बाय 2 बस करें और ये 2 सामने, करेक्ट है। और चलो अब इसका वैल्यू कितना है? 1 बाय डेल्टा। तो इसको कर लेते हैं इंटीग्रेशन को अगर, तो ये ट्वाइस, और ये वैल्यू तो 1 बाय डेल्टा है जो सामने बाहर आ जाएगा, करेक्ट। तो इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा बाय 2 किसका? Q DQ। तो ये तो 2 बाय डेल्टा आ गया, और ये क्यूब बाय 3, और लिमिट पुट करेंगे 0 टू डेल्टा बाय 2। अब तो आ जाएगा आपका आंसर। चलो मैं कर लेता हूँ, ये 2 बाय डेल्टा, ये डेल्टा क्यूब बाय 3 इंटू 8, करेक्ट। ये तो 0 था। तो चलो इसका कैंसिलेशन अगर करो तो आपको दिख जाएगा, ये 4 है, 3 4 12 और एक डेल्टा स्क्वायर,
है ना, ये बस स्क्वायर बचा। तो ये क्या निकाले थे हम लोग, एन क्यू, जो रिजल्ट आ गया आपका डेल्टा स्क्वायर बाय 12, ये ऐसे आता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये थी कि आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोग यहाँ से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन को करने का मेरा ये मोटिव था कि आपको ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता या फिर उनको डाउट रहता है कि ये यहाँ से यहाँ कैसे आ जाते हैं, और ज़्यादा सोचते नहीं है, हटाओ ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी आनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो इंजीनियर हो, आपको तो क्रिएट करना है। आज आप जब नया क्रिएट करने की कोशिश करोगे, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, आपको अंडरस्टैंड डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं हर बार दिखाता हूँ, चलो इस बार भी दिखाया। और चलो अब वापस आते हैं हम लोग के क्वेश्चन के डिस्कशन पे। तो यहाँ तो इस तरह हम लोग का एन क्यू, और अभी भी जैसे ई एक्स स्क्वायर ई क्यू स्क्वायर निकाल के पावर निकाल लिया था, उसी तरह ई एक्स स्क्वायर इससे निकाल लेंगे, बड़ा आसान है। तो चलो अब बात करते हैं डेल्टा। हम लोग के पास तो एक डेल्टा जगह है पुट करने का, लेकिन क्वेश्चन पे 4 डेल्टा दिया है, क्या किया जाए। सो भले ही पूरे रेंज पे, मतलब -1 से 1 एक्स की बात कर रहा हूँ, ये -1 से 1 पूरे रेंज पे अलग अलग डेल्टा है, 4 सेक्शन में बटे हैं, लेकिन एक ही रेंज की बात कर दूं, एक ही ब्लॉक की बात कर दूं, तो उस पे तो यूनिफॉर्म है, इस पे तो यूनिफॉर्म है, करेक्ट। उसका मतलब उस पे ये तो फॉर्मूला यूज होगा ना, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, करेक्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं एक सिंगल ब्लॉक के लिए, करेक्ट है। अलग अलग होगा कोई बात नहीं, कर लेंगे। चलो, तो पहला ब्लॉक या फिर पहला रेंज क्या है, यहाँ पे टेबल को यूज कर लेंगे। ठीक है, ये रहा पहला रेंज, -1 से mod x से -12। तो इस रेंज के लिए हम लोग का डेल्टा दे रखा है 15 मिलीवोल्ट। तो एन क्यू निकल जाएगा क्या, डेफिनेटली निकल जाएगा, उसको NQ1 बोलते हैं, इसको डेल्टा 1 बोला था। चलो, तो कैसे निकलेगा, डेल्टा 1 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 12। तो ये 15 इंटू 15 मिली का 10⁻⁻6 बन गया, और डिवाइडेड बाय 12। तो थोड़ा सा कैंसिलेशन तो होगा, सारा डेसिमल में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में रखेंगे। सो ये 3 से जाएगा, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, 15 इंटू 5 75 होता है। सो ये रिजल्ट आ गया आपका NQ1 का 75/4 इंटू 10⁻⁻6, करेक्ट है। चलो मैं इसको कहीं नीचे लिख लेता हूँ, क्योंकि इसको यूज करेंगे हम लोग बाद में। सो इधर लिख लेता हूँ मैं, NQ1 आ गया आपका 75/4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और चलो अब NQ2 उसी तरह निकाल लेंगे, किस रेंज के लिए, नेक्स्ट रेंज है फॉर -12, ये क्या 0, इस रेंज के लिए हम लोग को डेल्टा, जिसको हम लोग डेल्टा 2 बोले थे, है आपका 25, है ना, ये रहा 25, तो 25 मिलीवोल्ट। तो NQ2 निकल जाएगा, फिर NQ2 डेल्टा 2/12, जिससे ये 25 इंटू 25 मिली का 10⁻⁻6 बन गया, और इधर डिवाइडेड बाय 12, कोई कैंसिलेशन नहीं है। 25 इंटू 25 625 होगा, 625 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको हम लोग नीचे लिख लेंगे, क्योंकि इसको यूज करेंगे। तो NQ2 इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻6। ओके, चलो और आगे बढ़े। नेक्स्ट रेंज है 0 से हाफ, तो ये 0 से हाफ, इस पे डेल्टा 3 बोला था हम लोग ने, डेल्टा 3 इज इक्वल टू 35 मिलीवोल्ट। तो NQ3 आ जाएगा उसी तरह, डेल्टा 3 स्क्वायर बाय 12, जो होगा आपका 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 12 मिली का 10⁻⁻6। और 12 और 35 कोई कैंसिलेशन जाएगा क्या, नहीं, कोई कैंसिलेशन का चांस ही नहीं है। तो 35 इंटू 35 जानना होगा। 35 इंटू 35 कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोच के आप खुद से करना। ठीक है, कैलकुलेटर मत करो यार, कैलकुलेटर अच्छा बात नहीं है। 30 इंटू 30 कर लो, है ना, 35 इंटू 30 कर लो, उसके बाद चीज़ें को अरेंज कर लो। ठीक है, तो उस तरह करो। कैसे, मैं क्या बोला कि 35 इंटू 30 कर लो, बड़े आसान से कर लोगे। उसके बाद 35 इंटू 5 कर लो और दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो ऐसा जब करोगे आपका आंसर सही से आएगा। कैलकुलेटर हाथ मत लगाओ यार, इतनी जल्दी कैलकुलेटर हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है, तो ये 1225 आएगा, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻6। ये तो ये NQ3 था, जो 1225 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻6।
ठीक है। अरे चलो नेक्स्ट वाला रेंज यहाँ लिख लेता हूँ मैं, फॉर हाफ से 1 यहाँ पे डेल्टा 4 बोला था हम लोग ने, तो डेल्टा 4 इज इक्वल्स टू 45 मिली वोल्ट बोला है, और NQ4 आ जाएगा आपका डेल्टा 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 जो देगा आपका 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻6। 45 और 12 कैंसिलेशन जाएगा क्या, थोड़ा सा तो जाएगा। 45 और 12 यहाँ से ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ गया और ये 4 आ गया, करेक्ट। नाउ हाँ अब और कुछ नहीं कैंसिलेशन जाएगा, तो चलो 15 इंटू 45। आपस से बोलता हूँ आप कैलकुलेटर मत करो, क्या करो 45 इंटू 10 कर लो प्लस 45 इंटू 5 कर लो, ठीक है, बड़ा आसानी से आ जाएगा। तो इसका आंसर है 675, ठीक है। तो 675 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, NQ4 is equals to 675 divided by 4 into 10⁻⁻6। ऑलराइट, परफेक्ट, चारों हो गया। अब चारों तो निकाल लिए, लेकिन हमको क्या चाहिए, चलो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ नीचे, ये आजा भाई नीचे आजा, ओके चलो यहाँ रख लेते हैं। अब बात करते हैं, चलो अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग ब्लॉक्स के लिए नॉइज पावर तो निकाल लिया, लेकिन हमको क्या चाहिए, टोटल नॉइज पावर ना, NQ टोटल चाहिए। तो क्या करें, ऐड कर दे, ऐड नहीं करेंगे, ऐड करने से गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब एकदम अटेंटिव मोड से सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस करने का ही मेन मोटो ये यहाँ पे है, ध्यान से सुनना। प्लस जैसे मैंने बोला प्लस नहीं करेंगे, सवाल ये है कि प्लस क्यों ना करें। यूजुअल स्टूडेंट्स को जिनको फॉर्मूला रटाया है तो वो तो कर लेंगे, लेकिन जो सोचता है सही से वो प्लस कर देता है, यूजुअली ज्यादा सोचता नहीं है। लेकिन प्लस क्यों ना करें, सबसे पहली बात प्लस इसलिए नहीं करोगे क्योंकि बात कर लो अगर NQ1 की, तो बस इस रेंज में है, इस रेंज में है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स का वैल्यूज है। तो क्या आपका एक्स हमेशा यहां होगा, कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी है। PDF है तो एरिया निकाल दोगे, तो ये जो येलो शेड किया मैंने, तो उसका ब्लॉक 1 में होने का प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है, करेक्ट है। वापस से बोलता हूं, प्लस क्यों नहीं करोगे, अगर मैं एक ब्लॉक की बात कर दूं, इस ब्लॉक की पहले वाले ब्लॉक की बात कर दूं, तो इस ब्लॉक पे एक्स का वैल्यूज ही है, तो मतलब पहले वाले रेंज पे ये -1 से -12 होने की गारंटी है क्या, कुछ नहीं, एक्स का बात कर रहा हूं, ठीक है, गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी हाँ है। उस प्रोबेबिलिटी को पता कैसे करेंगे, बात करें तो एरिया निकाल लो, PDF गिवन है, एरिया निकाल लो, इस रेंज से इस रेंज पे एरिया निकाल लो, मतलब ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप अगर ऐड कर दोगे, उसका मतलब आप बोल रहे हो कि डिटर्मिनिस्टिक है, NQ1 NQ2 NQ3 NQ4 डिटर्मिनिस्टिक है, ऐड कर दो, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक तो नहीं है, ऐड कैसे कर लोगे, समझ में आ रहा है बात। तो करे क्या, प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इस ब्लॉक के होने की संभावना कितनी है, इस ब्लॉक के होने की संभावना कितनी है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं, ट्रायंगल बना है, PDF है तो इसका ट्रायंगल बना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं। तो हमको पता करना है इस ब्लॉक का होने का, इस ब्लॉक पे इस रेंज पे होने का प्रोबेबिलिटी ही कितना है, और उसी प्रोबेबिलिटी को और उस प्रोबेबिलिटी पे देन मल्टीप्लाई होगा, उस प्रोबेबिलिटी पे नॉइज पावर कितना, NQ1 मल्टीप्लाई कर लो, मेक सेंस। उसी तरह चारों ब्लॉक का, ठीक है। तो चलो मैं यहां लिख लेता हूं मैथमेटिकली। तो NQ टोटल की बात हो रही है, तो NQ टोटल जब जब मेरा x किस रेंज पे है, ये -1 से -12 के रेंज पे है, तब तब, लेकिन कब तब 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 बोलने से क्या है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, जब जब तब तब मतलब प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो तब तब देन हिंदी में बोला तो तब तब बोला तो मतलब इंग्लिश में बोला तो देन, उधर का एरर पावर कितना है, NQ1, तो NQ1, ठीक है, या फिर और प्लस, ठीक है, या फिर इसी तरह आप डेवलप करो चीजों को, ठीक है, इसी तरह आप डेवलप करो चीजों को, बहुत हेल्प मिलेगा। या फिर मतलब और आया, और मतलब मैथमेटिक्स पे प्लस, तो ये प्लस, या फिर प्रोबेबिलिटी आएगा, जब जब तब तब मतलब प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ये रेंज पे है, ये
0, देन पावर कितना है उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। चलो, या फिर आया, चलो आप समझ गए होगे आप। चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये हाफ, ये एन क्यू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी, ये हाफ से 1 और एन क्यू 4, ठीक है। अब आएगा, जैसे बोला था कि बच्चे याद रख लेते हैं प्रोसीजर को, तो काफी बच्चों को ऐसे याद रहता है, लेकिन मुझे ऐसे इंजीनियर चाहिए नहीं देश के लिए। मुझे कैसे चाहिए? जो डेवलप कर पाए, है ना। आप मार्क्स के लिए पढ़ते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पढ़ते हो थोड़ा सा तो सोचो यार, है कि नहीं। थोड़ा सा तो आपको सोचना है कि यहाँ पे प्लस ही क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, इन चारों को एक साथ ऐड ही क्यों नहीं कर दिया, क्यों ना करे, इस तरह आप सोचो। इतना टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। जितना टाइम आप भूलते हो रिवाइज करते हो, भूलते हो रिवाइज करते हो, इस तरह थोड़ा सा एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया टाइम को सही से, तो आपको वो सब चक्कर में फंसना ही नहीं है। फिर भूलना रिवाइज करना, भूलना रिवाइज करना। आप लोग अगर कोचिंग गोइंग हो तो करते क्या हो, वही जो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्लासरूम में कराते हैं उन्हीं को प्रिपेयर करते हो ना, बार बार। मतलब कर क्या रहे हो आप? स्टेप्स याद कर रहे हो। आप स्टेप्स याद करके कहाँ तक जा पाओगे? करेक्ट है। चलो बात को समझो, ठीक है। इन सब का महत्व बहुत ज्यादा है। टफ है क्या ऐसा सोचना? अरे ये तो सिंपल है, आप जो कर रहे हो वो टफ है, ठीक है। तो सिंपल रखो चीजों को। अब इन प्रोबेबिलिटीज की बात हो रही थी, तो प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, एरिया निकाल लो, है ना। पीडीएफ के अंदर उस रेंज में एरिया निकालो तो आ जाएगा आपका। तो चलो अब बात करते हैं इन एरियाज की। मैं कहीं और ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे एक ट्रायंगल है, ये रहा आपका ट्रायंगल, ये -1, ये +1, और बीच में आपका ये हाफ, और सॉरी -हाफ, और ये +हाफ। ऑलराइट, नाउ अलग अलग रेंज पे हम लोग को एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये के ब्लॉक बना देते हैं हम लोग। इस ब्लॉक पे एरिया कैसे निकाला गया? ट्रायंगल का एरिया है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी 1, P1 बोल देता हूँ, पहला वाला का ब्लॉक का प्रोबेबिलिटी, इसको पहला वाला ब्लॉक बोला है मैंने। तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट पता करना है, चलो ये वाला हाइट तो के बोला है, इसको पहले पता करते हैं। हमको ये पता है कि टोटल एरिया शुड बी 1, एरिया अंडर पीडीएफ शुड बी 1। सो चलो ये x है, ये पीडीएफ का है। ऑलराइट, सो इसका एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 2, हाइट कितना है? k, शुड बी इक्वल्स टू 1, है ना। शुड बी इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब k इक्वल्स टू 1 आ गया, सही बात। तो k इक्वल्स टू 1 आ गया, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। अब इसकी स्लोप की बात कर दो, स्लोप कितना होगा? चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। चेंज इन y एक्सिस कितना है? ये 1, चेंज इन 1 से 1, 0 से 1 ऊपर, y एक्सिस की बात करो। चेंज इन y एक्सिस 1 है, और उसका करस्पॉन्डिंग चेंज इन x एक्सिस भी 1 है। -1 बोलने की जरूरत नहीं है। आगे की तरफ देखो, चेंज मतलब न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या है? 0, ओल्ड मतलब -1 आया ना, +1, ठीक है। तो स्लोप कितना हो गया फिर? 1। तो इसका स्लोप है 1। स्लोप क्यों निकाला? अब ध्यान से सुनना, काफी बच्चे अब क्या करते हैं, इसका हाइट निकालने के लिए, काफी बच्चों को तो पता ही है, डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाए तो आपको क्या करना होगा वो बात। यूजुअली बच्चे क्या करेंगे, अगर सिचुएशन ये में 3, 4 कुछ और हो, तब आप डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे, राइट। अगर मैं ये बोलता ये 3 है, फॉर एग्जाम्पल, 3 नहीं हो सकता क्योंकि पीडीएफ है, लेकिन चलो मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ ये 3 है, तब आप हाफ पे कितना हाइट है डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे देख के ही। क्या करते हो? इस लाइन का इक्वेशन निकालते हो। नहीं, वो सब मत करो, क्या करो सुनो। चलो अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। स्लोप 1 है, उसका मतलब क्या है? 1 ब्लॉक चेंज इन y एक्सिस विल बी सेम एज 1 ब्लॉक चेंज इन x एक्सिस। समझ में आया? स्लोप 1 था इसीलिए कि अगर स्लोप 1 है तो 1 ब्लॉक चेंज इन x एक्सिस विल लीड टू 1 ब्लॉक चेंज इन x एक्सिस। 1 ही क्यों बोला? क्योंकि स्लोप 1 है, ठीक है। और चलो सिमिलरली, तो स्लोप 1 है तो हाफ ब्लॉक चेंज इन x एक्सिस विल लीड टू हाफ ब्लॉक चेंज इन y एक्सिस। तो इसीलिए ये देखो हाफ ब्लॉक चेंज इन x एक्सिस, तो ये हाफ ब्लॉक चेंज इन y एक्सिस ही होना है, तो हाफ ही है, ठीक है। तो मुझे पता है आप लोग देख के ही इस एग्जांपल को देख के ही बोल सकते हो, लेकिन अभी मैंने जो बताया वो काफी इंपॉर्टेंट है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। कोई और सिचुएशन पे मान लो यहाँ पे 10 बोल देता, ठीक है, तब भी आप बड़े आसानी से निकाल दो। चलो करते हैं इसको। अगर मैं बोलूँ ये 10 है,
सो क्या बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1 ब्लॉक, ये 1 ब्लॉक चेंज इन एक्स एक्सिस लीडिंग टू 10 ब्लॉक चेंज इन वाई एक्सिस. सो हाफ ब्लॉक चेंज इन एक्स एक्सिस विल लीड टू, इसका आधा 10 का आधा 5 ब्लॉक चेंज इन वाई एक्सिस, मतलब उस वक्त ये 5 हो जाता. सिमिलरली यहां अगर मैं 3 बोल दूं, या चलो मैं यहां अगर कोई रैंडम सा वैल्यू बोलूं, आप लोग तो उसका आधा आधा करके अभी बोल ही दोगे, चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. ठीक है, और कोशिश करूंगा किसी और दिन बताऊं. चलो ओके, आगे बढ़ते हैं. चलो ये हाफ है, अब ये कितना हो गया, हाफ इन द बेस इंटू हाइट्स 1/8 आ गया. अगर ये 1/8 है, ये P4 हो गया, तो कितना आ गया, ये भी 1/8 होगा. अब इसकी बारी, मतलब ये पूरा रेंज, यहाँ पे 2 है, ऊपर में ट्राइंगल है, नीचे में रेक्टेंगल है. ठीक है, रेक्टेंगल है, एक्चुअली वो स्क्वायर है. ठीक है, हाफ हाफ है, दोनों ही लेंथ एंड ब्रेथ दोनों यहाँ पे, तो स्क्वायर है. चलो कोई बात नहीं. तो ऊपर वाला ट्राइंगल की बात कर दें अगर, तो ऊपर वाला, बस ऊपर वाला ट्राइंगल की बात कर दें, तो ये भी हाफ इन द बेस इंटू हाइट से आएगा. हाफ बेस, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हाफ, हाइट कितना है वो भी हाफ, ये 1 था ना, ये भी हाफ, तो ये भी 1/8 है. चलो ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाला ट्राइंगल, नीचे वाला प्लस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये 1/4, करेक्ट. तो दोनों को ऐड करोगे तो आपका ये 3/4 आ गया, तो 3/4 तो पूरा, ठीक है, पूरा का 3/4. तो ये अगर 3/4 है, ये P3 अगर 3/4 है, तो P4 भी 3/4 ही है, सेम सेम एग्जैक्टली सेम. तो P4 भी 3/4 आ गया. ठीक है, चलो ठीक. तो अब करना ही क्या है, चलो यहाँ पे पुट कर देना है. ये आपका आ गया था 1/8 NQ1 प्लस ये NQ2 के साथ ये क्या है 3/8 NQ2 प्लस वापस से 3/8 NQ3 प्लस 1/8 NQ4. खत्म हो गया, और N1 NQ N3 N4 का वैल्यू रेडी है. ठीक है, उसके बाद तो आपको कैलकुलेटर निकालना है और कैलकुलेट कर देना है. तो चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आपका रिजल्ट आना है 81.25 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, ये NQ टोटल, मतलब टोटल नॉइज पावर. ये चारों अलग अलग ब्लॉक्स है, तो अलग अलग करके हमने देखा कि ऐड नहीं करना है, लेकिन किस तरह NQ टोटल या फिर NQ किस तरह निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं, और आपका रिजल्ट आ जाएगा 81.25. और राइट, अब करना क्या था, ऊपर चलते हैं. SNRQ निकालना था, अब SI निकालना बाकी है. जैसे मैंने बोला था SI तो बड़े आसानी से निकल जाएगा. चलो फिगर नीचे भी ड्रॉन है, तो यहाँ पे इसको देख के हम लोग SI निकाल लेते हैं. SI कैसे निकलेगा, EX², करेक्ट. सो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, ये -1 से 1, लेकिन 0 से इधर एंड उधर इवन है, तो हम लोग 0 से 1 करेंगे, और ये कितना, ये 2 लिख लेंगे. x² fx of x dx. स्लोप इसका कितना है, -1. ठीक है, इसका स्लोप -1 है, और स्ट्रेट लाइन है, तो y = mx + c. किसके रेंज में बात करो, ये 0 से 1 के रेंज में निकालना. ठीक है, तो आपका आ जाएगा fx of x = स्लोप है -1, ये रहा x, तो x + c, c मतलब इंटरसेप्ट, क्या है इंटरसेप्ट, ये रहा 1. ठीक है, ये रहा 1. ओके चलो, तो ये हो गया, मतलब fx of x उस रेंज पे आपका 1 - x है. ठीक है, तो चलो यहाँ पुट कर देंगे, इसी रेंज का है, कर लेते हैं. तो ये 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x², और ये 1 - x dx. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो x² - x³ dx, करेक्ट. चलो अब इंटीग्रेशन करना है बस, ये 2, ये x³/3 माइनस x⁴/4. अब लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1. ऑलराइट, चलो तो लिमिट पुट करते ही आपका आ जाएगा 1/3 - 1/4. 1/3 - 1/4 होगा आपका 1/12, 1/12, और ये कैंसिल हो गया 1/6. ये क्या आया, SI, सिग्नल पावर. ठीक है, तो NQ तो निकल के रखा था, यहाँ लिख लेते हैं आपका SI = 1/6 सिग्नल पावर. बस हो गया, इसका रेशियो निकालो, आंसर आ जाएगा. लेकिन डीबी में पूछा है, तो SNRQ = जो होता है SI/NQ टोटल, यह आ गया आपका ये 1/6 नीचे आ चुका है, और इंटू 81.25 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, अरे चलो, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 2051.2820. ठीक है, ये ऐसा आना है आपका ना. इसको डीबी में ले लेना है, तो डीबी SNRQ
Q को dB में कैसे लेते हैं, ये 10 log base 10 और ये 2051.2820। और चलो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आना है 33.120 dB, विच इज ऑलमोस्ट ऑल इक्वल्स टू 33 dB। ठीक है, वेरी कंफर्टेबली 33 dB बोल सकते हैं। तो चलो आंसर आ चुका है, देखते हैं ऑप्शन में है भी कि नहीं। ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में साफ दिख रहा है आपको। ठीक है, सो इस तरह आपको डेवलप करना है चीज़ें। ठीक है, हाँ ये अलग बात है, आप एग्जाम के लिए एकदम लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो तो मैं क्या ही बोलूँ फिर, लेकिन आप जब पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा सोचना तो है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की कंसेप्ट को सही से लगाना है। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की तरह फॉर्मूला पुट करोगे या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन भी मैथमेटिक्स की तरह फॉर्मूला पुट करोगे तो नहीं आएगा, राइट। क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन का पूरा ढांचा ही किस पे बेस्ड है, ढांचा मतलब उसका जो, अगर मैं बोलूँ कि डिजिटल कम्युनिकेशन की बॉडी है तो उसका पूरा बैकबोन या फिर पूरा बोन स्ट्रक्चर प्रोबेबिलिटी का है ना। तो जैसे प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं, वो तो लॉजिक का पार्ट है। सिमिलरली आप यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन पे भी लॉजिक लगा के सोचा करो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी वजह से डिजिटल कम्युनिकेशन को एक टफ पार्ट माना जाता है पूरे सिलेबस में, है ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपका प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी को देखने का नजरिया, कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूंगा, आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन ये बात बहुत गलत है कि आप मैथमेटिक्स की तरह वहां पे फॉर्मूला पुट करने जाओगे तो नहीं होगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, है ना। प्रोबेबिलिटी बोल दो या फिर रैंडम वेरिएबल्स बोल दो तो वहां पे फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगता, आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। उसी तरह डिजिटल कम्युनिकेशन में भी लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं तो कैसे बनेगा, करेक्ट है। तो इस तरह आप चीज़ों को देखा करो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डोज पे। थैंक यू।